हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 20 के बारे में। ऑर्डर नंबर 20 ये बोलता है कि एक जजमेंट किस वे में रिकॉर्ड होगा, क्या मेथड रहेगा उसको रिकॉर्ड करने का, और वो कब प्रोनाउंस किया जाएगा, डिक्री कब आएगी। इस सब के बारे में ऑर्डर नंबर 20 बात करता है। इसका रूल नंबर 1 ये बोलता है कि जो जजमेंट है ये कब प्रोनाउंस किया जाएगा। रूल 1 ये बोलता है कि जजमेंट इमीडिएटली भी, जैसे ही हियरिंग खत्म हुई उसके इमीडिएटली बाद जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है। या फिर कोर्ट ये बोलेगा कि भाई आज हियरिंग खत्म हुई है, अब मेरे को कुछ टाइम चाहिए इस जजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, वो करेगा मैं जजमेंट रिजर्व। जजमेंट रिजर्व करने का ये मतलब है कि एक केस में हियरिंग खत्म हो गई है एंड अब जज जो है वो में जजमेंट लिखने का टाइम चाहते हैं, तो मे बी 2 महीने 3 महीने बाद जजमेंट आ जाएगा उस केस में। तो ये चीज़ भी हो सकती है, जो जजमेंट है इमीडिएटली भी आ सकता है, या फिर जो जज जो है जजमेंट को रिजर्व कर सकते हैं और थोड़े टाइम बाद 2-3 महीने बाद भी वो जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो रूल नंबर 1 में हमको यही चीज समझनी है बस। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर एक जज है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक सिविल सूट में जजमेंट लिख दिया बट उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने जजमेंट लिख तो दिया लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे वो बिकॉज ही इज डेड। नाउ हिज सक्सेसर, जो उनकी कोर्ट में अब नए जज आएंगे, बिकॉज कोर्ट में कोई ना कोई जज तो बैठेंगे ना, तो अब न्यू जज आए उनकी कोर्ट में, तो दैट जज कैन एक्चुअली प्रोनाउंस दिस जजमेंट। तो जो जजमेंट उनके पहले के जो उस कोर्ट में जो पहले जज थे जिनकी डेथ हो गई है उन्होंने वो जजमेंट लिख दिया है, तो उनको प्रोनाउंस अब उनके सक्सेसर करेंगे, नए जज जो आए उस कोर्ट में वो करेंगे। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जो जजमेंट है हमारा वो साइंड होना चाहिए, यानी कि जो जज जजमेंट दे रहे हैं वो जजमेंट पे वो साइन करेंगे। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि एक स्मॉल कॉजेज की कोर्ट जो है उसको एक डिटेल्ड जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट थोड़ी छोटी कोर्ट्स होती हैं, तो ये रूल नंबर 4 बोलता है कि इनको डिटेल्ड जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। ये अपना पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस वो जजमेंट दे रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन वो लिखेंगे एंड बस वो लिखेंगे कि इस चीज के ऊपर मैं क्या डिसीजन दे रहा हूं अपना। तो बस इतनी सी चीज लिखने से वो जजमेंट पास हो जाएगा। डिटेल्ड रीजनिंग उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन जो अदर कोर्ट्स हैं मतलब स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जो अलग कोर्ट्स हैं, यानी कि सिविल सिविल जज 1, सिविल जज 2, ये जो अपर कोर्ट्स हैं इनको अपने डिसीजन का रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, यानी कि उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं डिसीजन क्यों दे रहा हूं। ओके, तो ये चीज डिफरेंस होती है स्मॉल कॉजेस की कोर्ट्स में और जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स में। उनको एक डिसीजन का अपना रीजनिंग भी देनी पड़ेगी कि ये इशू मैं इस पार्टी की फेवर में क्यों डिसाइड कर रहा हूं, इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी। रूल नंबर 5 बोलता है कि जो कोर्ट है ना हमारी, उसको हर इशू पे अपना एक डिसीजन देना है। मान लीजिए कि एक केस में 6-7 इश्यूज फ्रेम हुए थे, तो हर एक इशू पे जजमेंट आएगा कि ये इशू मैं कौन से पार्टी के फेवर में डिसीजन दे रहा हूँ, इस इशू का मैं जो डिसीजन है वो कौन से पार्टी के फेवर में दे रहा हूँ। फिर ओवरऑल एक कोर्ट बोलेगी कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं जो ओवरऑल डिसीजन है ये एक स्पेसिफिक पार्टी के फेवर में देता हूँ। तो हर एक इशू पे डिसीजन आएगा कोर्ट का। रूल नंबर 5 ये बोलता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्टी का लॉयर अपॉइंटेड नहीं है, मान लीजिए कि डिफेंडेंट जो है वो खुद ही से केस लड़ रहे हैं, उनको लॉयर को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया हुआ है, इस केस में क्या होगा, अगर डिफेंडेंट के खिलाफ जजमेंट आ जाता है तो कोर्ट जो है ना वो डिफेंडेंट को बताएगी, इट विल इन्फॉर्म द डिफेंडेंट कि आपको अब जो अपील है ना वो कौन से कोर्ट में करनी है। बिकॉज ये जो डिफेंडेंट है इनको कोई नॉलेज नहीं है लॉ की, इनको जुरिस्डिक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है कि अब मैं अपील कहाँ करूंगा। तो इसलिए जो ट्रायल जज जो है जो इस केस में डिसीजन सुना रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिफेंडेंट को बताएंगे कि भाई अब आपके खिलाफ जजमेंट आ चुका है,
एंड नाउ इफ यू वांट यू कैन अपील टू दिस कोर्ट. कौन सी कोर्ट में वो करेंगे अपील, वो बताएंगे उनको ट्रायल जज. रूल 6. रूल 6 बोलता है कि एक डिक्री जो है, एक डिक्री जो है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी. आपको ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस होता है. देखो, व्हेन यू आर अपीलिंग अगेंस्ट ए पर्टिकुलर जजमेंट, अगर आप किसी जजमेंट के खिलाफ अपील करते हो तो कोर्ट में जो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, वो ये है कि जजमेंट लेके नहीं जाते हो आप, डिक्री को लेके जाते हो और डिक्री के खिलाफ आप अपील फाइल करते हो. डिक्री इज द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ अ जजमेंट. जजमेंट जो है बहुत बड़ी हो सकती है, यानी कि एक मान लीजिए एक सिविल सूट है, उसमें जो जजमेंट है वो 100 पेजेस की, 200 पेजेस की भी हो सकती है. लेकिन डिक्री जो है वो बहुत छोटी सी होगी. जो मेन बात जज बोलना चाह रहा है ना कि मैं जजमेंट, ये जजमेंट दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, बस दैट इज व्हाट अ डिक्री इज, द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ अ जजमेंट. जो भी ऑबिटर डेटा वगैरह जजमेंट में आया है, जो इनकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, वो सब डिक्री में नहीं आएंगी. डिक्री में सिर्फ काम की बात होगी कि ये जजमेंट किस पार्टी के फेवर में आ रहा है और क्यों आ रहा है. ओके, तो दिस इज व्हाट अ डिक्री इज. जो जजमेंट है ये पहले कोर्ट अनाउंस करती है, उसके मान लीजिए 15 डेज के अंदर अंदर, वैसे तो बोला कि हम आगे पढ़ेंगे, 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री कोर्ट इशू करता है. ओके, तो जजमेंट पहले आएगी, उसके बाद डिक्री आएगी. एंड डिक्री इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ जजमेंट. सिर्फ वही चीज डिक्री में आएगी जो कि काम की बात होगी. क्या जजमेंट आया, रेशो क्या आया. रेशो मतलब जो जज एक केस में जजमेंट दे रहा है, बेसिकली किस पार्टी की फेवर में दे रहा है, वो प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के. ओके, तो दिस इज व्हाट अ डिक्री इज. अब रूल 6 बोलता है कि डिक्री में क्या क्या चीजें आएंगी. इट शुड कंटेन द नंबर ऑफ द सूट, नेम्स ऑफ द पार्टीज, उनके एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें डिक्री में आएंगी. तो इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि ये सब आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि डिक्री में क्या क्या चीजें आप लिखोगे. सो रूल नंबर 6A. इसमें यू कैन सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट shall state in precise terms the relief which has been granted by such decision. तो यही डिक्री होती है, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ जजमेंट, कि क्या रिलीफ किया दिया जा रहा है. ओके, ये डिक्री होती है. तो ये जो डिक्री है, रूल नंबर 6 से का क्लॉज 2 ये बोलता है कि ये 15 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर करी जानी चाहिए. मतलब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने चाहिए कि विद इन 15 डेज डिग्री हमारी आ जाए, बिकॉज इसी डिग्री की बेसिस पे फिर अपील फाइल होगी. ओके, तो यही रूल नंबर 6 से बोलता है. रूल नंबर 6 से एक और बात बोलता है कि अगर डिग्री जो है वो 15 डेज के अंदर अंदर नहीं आ पाई किसी सर्कमस्टेंस के रिगार्डिंग की वजह से, उस केस में जजमेंट जो है ना, जजमेंट को ही आप लेके जाओगे और जजमेंट के बेसिस पे आप अपील फाइल कर दोगे. नॉर्मली जब आप अपील फाइल करते हो तो आपको सामने डिक्री फाइल करनी होती है कि इस डिक्री के अगेंस्ट मैं अपील कर रहा हूँ. बट अगर डिक्री आई नहीं है एक सूट में, तो यू कैन डू इज कि आप जजमेंट लेके जाओगे और जजमेंट के बेसिस पे आप अपील फाइल कर दोगे. फिर डिक्री जब आएगी तब आएगी, लेकिन जजमेंट के बेसिस पे भी जो है आप अपील फाइल कर सकते हो. 6B बोलता है कि जो जजमेंट है ना, उसकी फ्री कॉपीज जो है कोर्ट इशू कर सकता है, या फिर एक चार्ज भी लगा सकता है जजमेंट की कॉपीज पार्टीज को देने के लिए. ओके, सो यही 6B बोलता है कि जो जजमेंट है वो कोर्ट जो है उनकी कॉपीज पार्टीज को अवेलेबल करा सकता है, और उस पर चार्ज भी अगर वो चाहे तो लगा सकती है कोर्ट कि भाई इस चार्ज अगर आप दोगे, ये पैसे दोगे, तभी आपको जजमेंट की कॉपी मिलेगी. ओके, रूल नंबर 7, इसमें ये चीज बोली गई है कि डेट ऑफ डिक्री जो है ना, वो डेट ऑफ जजमेंट होगी. यानी कि इवन इफ डिग्री, अगर डिक्री जो है वो 15 दिन के बाद आ रही है, जजमेंट के 15 दिन के बाद आ रही है, तो फिर भी उस डिग्री पे जो डेट होगी ना, वो जजमेंट की ही डेट होगी. तो 15 दिन पहले जजमेंट जो आया था वही डेट डिग्री में भी आप लिखोगे. ओके, सो रूल 7 यही बोलता है.
रूल 8 ये बोलता है कि अगर अगर एक जज ने जजमेंट को प्रोनाउंस कर दिया, ओके, प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, अभी डिक्री नहीं बनी है, डिक्री 15 डेज बाद बनती है नॉर्मली, सिर्फ जजमेंट पास करी है एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल जज की डेथ हो जाती है, उस केस में जो उनके सक्सेसर होंगे ना वो डिक्री पे साइन कर सकते हैं। सिंपल सी बात बोली गई है इसमें। रूल नंबर 9 ये बोलता है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, इस केस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अगर फॉर एग्जांपल एक डिक्री आती है तो यू विल ऑल्सो राइट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का साइज क्या है, उसका नक्शा क्या है, क्या उसकी कितना स्क्वायर मीटर का है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको लिखनी पड़ेगी एक डिक्री में। ओके, रूल नंबर 10 ये बात करते हैं डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस था, ओके, ए और बी के बीच में केस था, बी जो है वो ए की कार लेके भाग गया था, ओके, अब जजमेंट आ रहा है ए के फेवर में कि भाई बी ने जो ए की कार लेके भागा था उसने गलत किया था, ये कार ए की ही थी और ए को अब वापस करनी पड़ेगी आपको ये कार, लेकिन बी बोलता है कि सर मैंने तो ये कार को बेच दिया, अब मेरे पास ये कार नहीं है। इस केस में डिक्री में ये चीज लिखी जाएगी कि अब बी जो है ए को कितना कंपनसेशन देगा, बिकॉज अब कार तो है नहीं बी के पास देने के लिए ए को, तो अब सिर्फ पैसे ही दे सकता है बी ए को, तो जो डिक्री है वो चीज मेंशन करेगी कि कितना कंपनसेशन जो है, कितना अमाउंट जो है वो बी ए को देगा। ओके